नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2012 में दिसंबर महीने की उस काली रात में दरिंदे ने एक निर्भया को खूब नोचा था। फिर पीड़िता की मौत हो गई थी। आरोपियों को फांसी भी हो गई, लेकिन अब महीना सितंबर का है। 9 सितंबर को मायानगरी मुंबई में एक 32 साल की महिला के साथ पहले तो दरिंदे ने रेप किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला जैसे जैसे तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे मुंबई में लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब मायानगरी में एक और निर्भया जैसा कांड हुआ है। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम है, निर्भया जैसी फिर घटना। मुंबई के साकीनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 32 साल की रेप पीड़िता का इलाज राजावाड़ी हॉस्पिटल घाटकोपर में चल रहा था। अस्पताल प्रशासन ने भी पीड़िता की मौत की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह वारदात मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई थी। यहां खैरानी रोड पर एक 32 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और रेप के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक निश्चित समय सीमा के चार्जशीट दाखिल की जाए और यह केस फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी। वो वेंटिलेटर पर थी। शनिवार को मुंबई की मेयर राजावाड़ी अस्पताल घाटकोपर पहुंची थी और उन्होंने पीड़िता का हाल जाना था। वारदात की फुटेज भी सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद बुरी तरह से मारपीट की है। उसने लोहे की रॉड से भी हमला किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला को टेम्पो में डाला और भाग गया। 15 मिनट बाद वहां से गुजरने वाले किसी शख्स ने महिला को खून से लथपथ जब बेहोशी की स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मुंबई पुलिस को फोन किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आरोपी के खिलाफ काफी अहम सबूत है। में अंदाज 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फ़ोन आए थे। एक आदमी ने फ़ोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहा है, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फ़ोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुँची थी। पहुँचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। और अब इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर आशीष तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल शुक्ला और न्यूज रूम से संवाददाता नितिन दीक्षित जुड़े हुए। आप सभी का जेएमडी न्यूज में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार अनिल शुक्ला जी से, आखिर कब ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगेगा? आप क्या कुछ हमें बताएंगे? ये जो घटना हुई है, ये बहुत जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। मुंबई जैसे शहर में इस तरह का हादसा हुआ है तो समझ लीजिए अगर देश के दूसरे भाग में हुआ होता तो क्या होता। मुंबई जहाँ पे हमेशा पुलिस चौकस रहती है और उसकी पुलिस को बहुत की तुलना विश्व लेवल पे की जाती है, तो यहाँ पे इस तरह की हैवानियत की घटना हुई है। इसके लिए मुझे तो लगता है जितना भी कड़ी से कड़ा दंड दिया जाए अपराधी को उतना कम है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं लेकिन रुक नहीं रही है। तो इस तरह की हैवानियत को इंजाम देने वाले को तो ऐसे कहा जाए तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए कि बड़ा सबक हो लोगों के लिए। बिल्कुल
डॉक्टर आशीष तिवारी जी, समाज में ऐसी आए दिन घटनाएं होती हैं, क्या आज भी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है? जा रही है साल दर साल। अगर आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखें तो इनके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो वो इंगित कर रहे हैं कि इन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, इस तरह की मानसिकता में कमी नहीं आ रही है, बल्कि मानसिकता और विकृत होती जा रही है। ये मल्टीफैक्टोरियल है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सच है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, यानी कि दूषित और विकृत मानसिकता भी समय के साथ बढ़ रही है। इस पर कैसे रोक लगाई जाए, ये घटनाएं कैसे रुकें, ये अपने आप में बहुत पेचीदा सवाल है। दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर का तंत्र इसके पीछे लगा हुआ है, इससे कमी नहीं आ पा रही है। हमें इसके कुछ और आधुनिक तरीके खोजने पड़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाए, इसमें टेक्नोलॉजी का या सूचना तंत्र का कितना इस्तेमाल हो सकता है, इन सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा। और साथ साथ जैसे नेशनल डेटाबेस इस तरह के ऑफेंडर्स का बनाया गया है, उनकी मानसिकता की तमाम सारी जो स्टडी हुई है, उसके जो आउटकम्स निकलते हैं, इसको भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ताकि हम आम जनता भी समय से पहले ही पहचान पाए कि उसके आसपास के कौन से लोग जिनकी मानसिकता अच्छी है या विकृत है। अगर इस तरह की डायग्नोसिस होने लगे, समय से पहले हम पहचानने लगे कि अमुक आदमी खतरनाक हो सकता है समाज के लिए, तो उसकी रोकथाम के उपाय भी हो सकते हैं। ये घटनाएं लगातार, आप देखिए, मुंबई भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है महिलाओं को लेकर। बिल्कुल 24 घंटे लगातार चलने वाला ये शहर है, लेकिन इस तरह की अगर घटना हो जाती है तो ये मुंबई के ऊपर एक कलंक से कम नहीं है। मुंबई की पुलिस जो सबसे एफिशिएंट कही जाती है, उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि मुंबई शहर में रात के 3 बजे साकी नाका एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे इस तरह की क्रूर घटना, क्रूरतम घटना जिसको बोले, इससे भयानक क्या हो सकता है कि एक महिला की इस तरह के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, वो भी जघन्य तरीके से। मतलब ये इसकी निंदा तो करना, अब क्या कहें, कैसे निंदा की जाए, लेकिन अब ये अपेक्षा जरूर होगी कि सरकार इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर इसका निपटारा बहुत जल्द से जल्द करे, और इस व्यक्ति को, जो ये अपराधी है, जब तक इसको कैपिटल पनिशमेंट और बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, तब तक समाज में डेटरेंट जो इफेक्ट आना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को अगले हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अंदर फांसी के तख्ते तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। बिल्कुल। नितिन दीक्षित, अब आपकी तरफ आते हैं। वहीं आपसे पूछना चाहेंगे, 2012 की निर्भया घटना के बाद भी क्या शासन से लेकर प्रशासन तक का ढुलमुल रवैया घटनाओं का कारण बन रहा है? बिल्कुल अंकुर, बताते हैं कि 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया जो कांड हुआ, जिसके निर्भया जो बच्ची थी जो बस में जा रही थी, उसके साथ इस तरह की घटना हुई। उसके बाद जो है आज मुंबई के साकी नाका में 32 वर्षीय महिला के साथ इस तरह की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए या कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि पुलिस प्रशासन की गलती है, तो मुख्यमंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही ये आदेश जारी किए कि रात की गश्ती बढ़ाई जाए, पुलिस रात में सतर्क रहे महिला सुरक्षा को लेकर। तो आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा आती थी, और इस तरह की जो घटनाएं थी, महिलाएं सुरक्षित उत्तर प्रदेश हुई थी। अगर मुंबई की बात करी जाए, दिल्ली की बात करी जाए, तो ये बहुत ही सुरक्षित शहर माने जाते हैं, बहुत ही सुरक्षित। यहाँ पे पुलिस जो है आगे बहुत हाईटेक है और हर चीज में व्यवस्थित है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। जैसे हमारे साथी जो अभी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने भी इस बात को बोला कि मुंबई में अगर इस तरह की घटना होती है तो जल्द से जल्द जो है वहां के मुख्यमंत्री और वहां के जो प्रशासन है और जो जितने भी अधिकारी हैं, उनको जो है इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो भी आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की जा रही है, और उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तभी जो है लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों के अंदर डर की भावना आएगी इस तरह के दुष्कर्म कार्य करने के लिए। बिल्कुल। अनिल शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, शासन से लेकर प्रशासन तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार दागदार करती हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, सरकारी तौर पे तो बहुत बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह की कई योजना लागू हुई है और उसको किया जा रहा है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है कि ये
भाषण रह जाते हैं, योजना बनती है, इस तरह का करना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है, उसको साकार नहीं किया जाता है। जैसा आपको पता है कि कई राजनेताओं के साथ भी इस तरह की घटना हुई, ये लोग भी इस तरह के अपराध में शामिल है, रेप जैसे संगीन अपराध में, लेकिन उनके ऊपर भी मुकदमा चलता है, बाद में वे बरी भी हो जाते हैं, नहीं तो वो जेल में भी रहते हैं, तो आलीशान जिंदगी जीते रहते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ऐसे लोगों के डायग्नोसिस करने की भी जरूरत है। दीक्षित जी ने न्यूज रूम से कहा कि इस तरह की कुछ कड़ी से कड़ी इस पे कदम उठाना चाहिए। और जो सरकार और प्रशासन की लापरवाही है, ढीला रवैया है, यह समाज के लिए बहुत घातक है। इसलिए इस जैसे हैवानियत का काम को अंजाम देने वाले आरोपी को सबक नहीं मिल पाता है, वो आसानी से छूट जाते हैं, 2, 4, 6 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद फिर निकल के इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इसलिए सरकार को भी इससे सजग होना है, प्रशासन को भी सजग होना है और लोगों को भी सजग होने की जरूरत है। राजनेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को अंजाम दिलाए कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होगा। बिल्कुल, इस मामले में ढिलाई या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वहीं एक बार डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे लोगों की मानसिकता को कैसे बदला सकते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त आरोपी की कैसी मानसिकता होगी, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, लोगों की मानसिकता कोई एक क्षण में या किसी इलाज से बदली नहीं जा सकती है। ये चरित्र के विकास का मसला है, ये घर परिवार से ही शुरू होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें जैसे हम मॉरल साइंस बचपन में पढ़ा करते थे, उसमें अच्छी बातें बताई जाती थी, तो इस तरह अभी जिम्मेदारी ये है कि स्कूल के साथ साथ घर में जो माँ बाप हैं अपने बच्चों में इस तरह की सेंसिटिविटी डालें कि महिलाओं का सम्मान, लड़कियों का सम्मान, बच्चियों का सम्मान कैसे हो, उनके साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए। जब तक बचपन से इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा या होगा तो आधा अधूरा होगा। और यही कारण है कि एक अजनबीपन के तरीके से मेल और फीमेल दोनों का डेवलपमेंट इस सोसाइटी में होता है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मानसिक विकृतियां डेवलप होती चली जाती हैं और एक दिन इस तरह के भयानक कृत्य कर देती हैं। तो बचपन से ही इस तरह की जो अच्छी बातें हैं, जो मॉरल साइंस जिनको हम लोग बोला करते थे, स्कूल के साथ साथ स्कूल घर में भी उनका बीज डालना जरूरी है, बच्चों में उनको सिखाना जरूरी है। तो माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां भी हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जहां भी को एजुकेशन है, इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन कैसे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सम्मान कैसे करें, एक दूसरे की इज्जत कैसे करें। मेल की प्रेजेंस में फीमेल को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होता जा रहा है, कोई भी फीमेल किसी अनजान आदमी के सामने अब सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो ये जो डर है, ये भय है, इसको जो मेल सोसाइटी है इसको ही सामने आके दूर करना पड़ेगा। हर महिला को ये भरोसा दिलाना होगा कि हर दूसरा आदमी जो सामने खड़ा हुआ है ये एक तरह से सुरक्षा प्रहरी है। हमें अपने वर्क प्लेस पे, हमें अपने आसपास के एरिया में जो हमारे संपर्क में रोजमर्रा में महिलाएं रहती हैं, उनको भी सुरक्षा का एहसास दिलाना होगा कि हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो हम उनका साथ देंगे, हम उनके लिए भय का कारण नहीं बनेंगे, हम उनके सुरक्षा के लिए सजग है, उनके सुरक्षा का एक कवच उनको प्रदान करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा विकृतियां समाज में रहती हैं, पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन इसका जो डेटरेंट इफेक्ट है वो शायद गायब होता जा रहा है। जब बलात्कारी देश की सबसे बड़ी जो संसद है या विधानसभा है, यहाँ तक लोग पहुंच जाते हैं चुनाव जीतकर और हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं, तो इससे पूरा पता चलता है कि इस विषय को लेकर जो हमारे शासन में, प्रशासन में उतनी गंभीरता नहीं है जो होनी चाहिए। जिस दिन ये कानून बन जाए कि जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है वो 6 महीने के अंदर उसका निपटारा होगा, संसद, विधान भवन या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, यहाँ पे कोई भी आरोपी तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो बरी ना हो जाए। जैसे ही कानून बनने लगेंगे, इन नेताओं का संरक्षण बलात्कारियों को मिलना बंद हो जाएगा, इनको हम सजा के मुआने तक बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। समाज में मैसेज जाएगा कि यह कोई गंभीर अपराध है, इसमें बचना मुश्किल है, लोग डरने लगेंगे और इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। अभी हो क्या रहा है कि कोई आप देखिए कि एक पहुंच वाला आदमी अगर वो बलात्कारी है तो उसके पीछे फोर्स खड़ी है उसको बचाने के लिए,
एक पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। तो जो मैसेज जाना चाहिए समाज में, लोगों जिन बदमाशों को डरना चाहिए, उनको पता है कि हमारे तंत्र में, कानून के सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, इस तरह के अपराध करके भी वो बच जाएंगे। यही कारण है कि अगर 100 केस हमारे यहाँ दर्ज होते हैं तो उसमें कन्विक्शन रेट केवल 25% है, यानी कि 100 में 75 अपराधी बच जाता है, केवल 25 अपराधियों को सजा होती है। सजा का भी क्वांटम ऐसा होता है कि फांसी की सजा होते हुए हमने आज तक नहीं सुना, जबकि ये जो अपराध है इसके लिए फांसी से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए। जब तक क्रूरतम सजा नहीं होगी तब तक डिटरेंट पैदा नहीं होगा, और हमें इस दिशा में अब कोई कड़े निर्णय लेने चाहिए। और जो इसका सर्विलेंस सिस्टम है वो भी अभी बहुत पुअर है। पुलिस जो रिपोर्ट बनाती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अपराधी छूट जाते हैं। पुलिस को भी संवेदनशील होना चाहिए और केस फाइल को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि अदालत में वो अपराधी की मदद ना कर पाए बल्कि जो विक्टिम है उसकी मदद कर पाए। इन सब चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि इस समस्या पे काफी हद तक काबू हो सके। डॉक्टर आशीष जी, आपने बताया कि एक रास्ता तो हो गया डर का कि खौफ पैदा होना चाहिए और सजा एक निर्धारित होनी चाहिए कि सजा मिलेगी जिसका डर पैदा होगा लोगों में, मगर अगर बात करें काउंसलिंग की तो क्या काउंसलिंग में कुछ अहम योगदान दे सकती है इसमें अपना? काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर ऐसे लोग चिन्हित हो जाते हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो छेड़खानी करते हुए पकड़े गए हों या महिलाओं के साथ दूसरे अपराध करते हुए पकड़े गए हों, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग होती है तो हमें तमाम सारी विकृतियां पता चल जाती हैं और काउंसलिंग के बाद, उपचार के बाद इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल जाती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए और काउंसलिंग सिर्फ एक बार जरूरी नहीं है, कई बार तो कई सेशन लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो हमारे देश में क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट का नंबर बहुत कम है, दूसरे जनता का भरोसा भी साइकियाट्रिस्ट के ऊपर कम है। ये भी तमाम सर्वे में बात आ चुकी है। तो जो साइकियाट्रिस्ट की मैन पावर या प्रोफेशनल पावर अवेलेबल है हमारे पास, उनके पास भी लोग नहीं पहुंचते हैं। लोग इस समस्या को इस नजरिए से नहीं देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट का इसमें रोल हो सकता है। ऐसे में आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है कि इस बात का प्रचार हो कि देश में जितने भी, भले वो कम संख्या में साइकियाट्रिस्ट हो, लेकिन अगर आपके बच्चे में इस तरह की कोई प्रवृत्ति मिल रही है या आपके घर में कोई वयस्क है जिसमें इस तरह की प्रवृत्ति मिल रही, महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलता है या उनके प्रति अच्छे विचार नहीं रखता है, ऐसे लोगों की अगर काउंसलिंग हो तो इनके जो डीप रूटेड जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसका पता चल जाएगा और साइकियाट्रिस्ट के थ्रू इनका इलाज करने में, इनकी रोकथाम करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। बिल्कुल, यानी शुरुआत से ही हमको ध्यान देना पड़ेगा, जरा सा भी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। तो अनिल शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपराध के लिए तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही फांसी तक के लिए उन्होंने कहा कि एक डर पैदा होना चाहिए लोगों में, और काफी हद तक सही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों में खौफ पैदा करना जरूरी है। जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक इसके नियंत्रण नहीं लग सकता है। क्योंकि ये बात भी सही है कि अपराधी जैसे 100 है तो उसमें करीब 80 लोग तो बिना सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं और 20 लोगों को जो सजा मिलती है वो बहुत नॉमिनल होती है, कोई सजा मायने नहीं होती। जब तक उनको फांसी जैसी कोई सजा नहीं मिलेगी तो समाज में इसके प्रति संदेश नहीं जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में यह देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं जो होती है उसमें काफी होते हैं जो पीड़िता के साथ संपर्क में रहते हैं या उनके रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं या आपास पड़ोस वाले हैं, तो ऐसे लोग काफी आरोपी होते हैं। तो उनके साथ भी उस तरह का रवैया अपनाया जाना चाहिए कि उनके भीतर में डर पैदा हो। उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है क्योंकि घर से ही इस तरह के अपराध के शुरुआत होती है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है। तो और दूसरा ये जो देखा गया है कि जो समाज में वजनदार लोग हैं, रसूख वाले हैं, वे इस तरह की घटनाओं में आराम से बच जाते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो इसमें समाज की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो उनसे इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन करना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो वही कानून बनाने वाले हैं। तो इस तरह का खौफ अगर पैदा होगा तो कुछ इसमें बदलाव होगा और घटनाएं रुकेंगी। नितिन दीक्षित, आपको भी तो मालूम होगा पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे निर्भया हो या फिर यूपी के हाथरस की घटना हो, और अब मुंबई की एक और निर्भया हमारे बीच नहीं है। इसको कैसे इंसाफ मिलेगा?
कि बिल्कुल आपको बताते हैं अंकुर की जो हमारे पत्रकार साथी जो जुड़े उन्होंने एक बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले कही थी हमारे बीच में भी कहा उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से सिर्फ काम नहीं चलेगा, काम चलेगा धरातल पे काम करने को। तो अगर सरकार की सबसे बड़ी जो रणनीति है कि बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ तो उसके तहत भी अपने प्रोग्राम भी चलाना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं या लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरह की घटना होती है जो पूरे देश को कलंकित करती है इस तरह की घटनाओं को लेकर चलते, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी अगर बात करी जाए तो सरकार की ढीला हवाली होती है इसमें कि सिर्फ आप नारे जरूर दे देते हैं और कॉपी और किताबों और कागजों में सारे बिल पास कर देते हैं कि इतने का विज्ञापन है, लेकिन इस तरह के क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं? ये अगर अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अगर पुलिस की तरफ से चलाए जाए, अगर पूरे प्रदेश की पुलिसों के द्वारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी अगर बात कही जाए तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी घाटमपुर में इलाके में दीपावली कुछ महीने पहले दिसंबर में ही एक घटना हुई थी जिसमें 3 साल या 4 साल की कोई बच्ची थी छोटी, उसको तांत्रिक क्रिया के चलते उसके साथ गलत कार्य भी किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था, जिसके बाद जो है बड़ा उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चित कांड भी ये रहा था, जिसके बाद जो है आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार कर दिया। लेकिन अगर बात करी जाए तो क्या कभी उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकार ने इन सब चीजों को गौर किया है कि जो महिलाओं या बच्चियों या लड़कियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको किस तरह से रोका जाए? क्या उनकी काउंसलिंग की जाए? डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी एक नई बात और भी सामने आई थी कि कानपुर में पुलिस ने एक नई चीज भी अभी चालू की है, महिला हेल्प डेस्क बनाई है जिसमें महिलाओं को उत्तर प्रदेश में उसके पहले भी 1090 जो महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया था। उस महिला हेल्पलाइन नंबर के चलते उसमें यह भी कहा जाता कि महिला अगर कहीं कोई शिकायत करती है या किसी अगर मुश्किल में होती है तो आप फोन करेंगे और आपको कॉल करते ही आपके पास कुछ सेकंड में पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बात करी जाए तो कहीं कोई ऐसी भी चीज नहीं है, अगर आप फोन करते रहिए ना आपके पास पुलिस आएगी ना कुछ आएगी, सिर्फ आप कागजी लिखा पढ़ी और अपनी सरकार की रणनीति को ऊंचा करने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजना कारगर कितनी होती है ये आपको सामने धरातल में दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए तो इस तरह की छेड़छाड़ या तो निर्भया जैसी घटना होती है या हाथरस जैसी घटना होती है और या तो फिर अभी मुंबई की जो घटना सामने आ रही है। लेकिन एक बात और भी सामने आती है, अभी 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के कानपुर में करीब 16 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की है। वो आत्महत्या की कोशिश सिर्फ उन्होंने इसलिए की है या तो उनके कुछ पारिवारिक कलह से या महिला छेड़छाड़ को लेकर वो लड़कियां प्रताड़ित थी जिसमें 10 लड़कियों की करीब मौत भी हुई है। और इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले ही एक मामला सामने आया जिसमें कि करीब 3 साल की बच्ची के साथ एक वैन चालक जो उसको स्कूल छोड़ने जाता था वो जो है उसके साथ छेड़छाड़ करता था। बच्ची ने जब बताया अपने घर वालों को तो बच्ची के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो उस मामले में भी आज जो ये मामला हुआ इसमें कानपुर के इस मामले में भी जब पुलिस से बात हुई और जब पीड़ित परिजन है उनसे भी जब बात जानकारी ली तो सामने एक ऐसी चीज आती है कि सत्ता पक्ष के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, जो सीट पे है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन उनके दावे जो हैं वो उनके ही पार्टी के नेता लोग और पार्टी के ही पदाधिकारी उसको फेल करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपने मंत्रियों, अपने कार्यकर्ताओं और अगर आप एक बलात्कारी या अपराधी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सरकार को भी बहुत जरूरी है अपने राजनीतिक करियर में अपने जितने भी आपके मंत्री, आपके जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भी काउंसलिंग कराएं, उनको भी ये बताएं कि बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं के नारे से काम नहीं चलेगा। आपको उनके साथ होना पड़ेगा और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सुनना पड़ेगा। सिर्फ आप वोट की राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि आपको जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए बैठाला है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली की सरकार की बात करें, चाहे पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, जनता अपनी सुरक्षा और अपनी
स्वेच्छा से बैठाती है। वोट जनता सिर्फ इसलिए देती है क्योंकि वो सुरक्षित अपने आप को जिसके हाथ में समझती है उसको सीट में बैठाती है। इसलिए सरकार को भी कई कड़े ऐसे कदम उठाने होंगे जब जो इस तरह की घटनाएं तभी रुकेंगी जब सरकार कदम उठाएगी। अगर कोई रेप का या बलात्कार का अगर कोई अपराधी है या मुलजिम है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से उसके खिलाफ सख्त पैरवी की जानी चाहिए ताकि उसको जल्द से जल्द सजा दी जा सके और सरकार के प्रति जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो जनता है उनका विश्वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। साथ ही जिसको काउंसलिंग की जरूरत है उन सभी को काउंसलिंग दी जाए, फिर वो चाहे मंत्री हो या सरकार में हो या प्रशासन में हो, सभी की काउंसलिंग की जाए, तभी इससे निजात मिल सकता है। तो फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आशीष तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ पत्रकार अनिल शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तीनों को सुना, फिर वो चाहे डॉक्टर साहब हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार या न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हो। कहीं ना कहीं काउंसलिंग एक अहम कड़ी बन सकती है इस तरीके की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए। तो वहीं डर भी बहुत जरूरी है, यानी सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। अब डेन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का न्यूज और मनोरंजन के साथ आईपीएल और लाइव क्रिकेट अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा 100% रोजगार प्रदान करने वाले कोर्सेज बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, टू टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, AICTE एवं PCI नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, ऑडियो विजुअल कक्षाएं व हॉस्टल की सुविधा। अब रोजगार आपकी मुट्ठी में। एडमिशन ओपन।